यू नो इट्स अ डेमोक्रेसी। सरकार वही चीज दिखलाती है जो आपको सुनने और देखने में अच्छा लगे, बट वेन वी एनालाइज वी सी ऑल द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब यहां पे सरकार ने आपको बताया कि हमारा लास्ट ईयर इट वाज हाईलाइटेड इन द न्यूज़पेपर कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो $750 बिलियन को टच कर गया। इंडियन पीपल बिकेम वेरी हैप्पी, लेकिन इट वाज नॉट रिपोर्टेड कि इन द मीन टाइम आवर इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज टू $950 बिलियन, यानी अभी भी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि 1990 में भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। तो 1990 में हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था इट फेल बिलो $1 बिलियन, $1 बिलियन से कम हो गया। और आज हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है इट इज, कल की बात है, $615 बिलियन, $615 बिलियन है, जो कि एक साल के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है। और 90 में इट फेल बिलो $1 बिलियन, दैट वाज सफिशिएंट ओनली फॉर 11 डेज इंपोर्ट। ये भी आप पढ़ चुके हो। तो आखिर ऐसा क्या है? देखो, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है लेकिन दूसरे कारणों से, जिसमें तीन मेन कारण हैं। आपको शायद जानकारी होगी। पहला आपका है एफडीआई की पॉलिसी हमने अपनाई 1991 में। 91 से पहले एफडीआई वाज नॉट अलाउड, और उसके बाद विदेशी कंपनी आना शुरू हो गई। तो जब वो इंडिया में आते हैं तो वो किस कैपिटल को लेके आते हैं? दे ब्रिंग डॉलर, बट डॉलर कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। डॉलर हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द आरबीआई। आरबीआई का रिजर्व बढ़ा और आरबीआई ने उस कंपनी को रुपया दिया, वो लेके इंडिया में इन्वेस्ट करती है। सेकेंड रीजन बिहाइंड दैट इज एफपीआई पॉलिसी ऑफ 1992, जहां पे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय कंपनी में पैसे लगाने की अनुमति दी गई। ये पॉलिसी भी 91 के बाद है। और तीसरा जो आपने करेक्ट लिखा है, इस एनआरआई रेमिटेंसेस, एनआरआई से जो रेमिटेंस आ रहा है, ये दोनों 91 के पहले नहीं थे। ये तो था, एनआरआई तो शुरू से है, लेकिन एनआरआई कितना पैसा भेजेंगे ना, तो इसके पीछे भी व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, दैट मैटर्स। अगर इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का सही नहीं है तो एनआरआई दे विल प्रेफर टू कीप द मनी विद देमसेल्फ इन द कंट्री वेयर दे अर्न रादर देन रेमिटिंग द मनी। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा तभी आप देखोगे रेमिटेंसेस बढ़ते हैं। द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू राइट नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और पाकिस्तानी लोग भी पूरे दुनिया में काम करते हैं। तो रेमिटेंसेस काफी ज्यादा आता था, लेकिन चूंकि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है तो वहां के लोगों ने पैसा भेजना कम कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पैसा उनके अपने देश में सेफ नहीं है। वहां से डॉलर की स्मगलिंग होती है नेबरिंग कंट्री लाइक आपका अफगानिस्तान, जहां पे ज्यादा रेट पे उसको बेचा जाता है। तो ये सब चीजें, लेकिन सडनली फॉर द लास्ट 7 to 8 years रेमिटेंसेस जो एनआरएस आए हैं दे इंक्रीज, और काफी ज्यादा। और आपको डेटा पता है कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है 2023 सॉरी, इंडिया रिसीव रेमिटेंसेस वर्थ $112.5 बिलियन फ्रॉम द एनआरआई। यानी $112.5 बिलियन, ये बहुत ज्यादा है। सेकेंड स्पॉट पे चाइना 64 बिलियन, यानी आधा के आसपास। और एक समय था कि चाइना इंडिया बोथ वेयर नेक टू नेक, ऑलमोस्ट बराबर थे। नो डाउट इंडिया हैड द एज ओवर चाइना ऑल द टाइम। करीब 7-8 साल पुरानी बात है, मुझे डेटा भी याद है। एनआरआई जो इंडिया के हैं उन्होंने भेजा था 21.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर, और सेकेंड स्पॉट पे चाइना था 21.7, सिर्फ 0.2 कम था। और अब देखो देयर इज नो गैप, और रेमिटेंसेस फ्रॉम एनआरआई, सो दे आर इंक्रीजिंग ऑल द टाइम एंड दे आर इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। तो इन तीनों के कारण हमारा जो है फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ता जा रहा है। बट डजंट मीन, कहते हैं ना ऑल आर वेल, सब सही है, नहीं। अंत भला तो सब भला यहां लागू नहीं होता है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है काफी बढ़ गया है, तो क्या सब कुछ सही है? नहीं। कब तक सही नहीं है? जब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है। इतना ही नहीं, जो हमने पास्ट में फॉरेन से बोरिंग की, जो हमने विदेशों से लोन लिया, स्वाभाविक है डॉलर में लिया,
और वो रिटर्न भी होगा विथ इंटरेस्ट, एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ हार्ड करेंसी। तो विदेशों से जो हमने लोन लिया है, आर दे स्टिल आउटस्टैंडिंग? क्या वो सारे आज भी इंडिया के ऊपर बकाया हैं? आंसर इज यस। जरा वो फिगर देख लो, वो फिगर देख लो। लास्ट वीक का फिगर है, ये जो लोन आउटस्टैंडिंग हमारे ऊपर है वो है 629 बिलियन अमेरिकन डॉलर। यानी जो एक्सटर्नल बोरिंग है, जो बोरिंग हमने किया आउटसाइड इंडिया से, तो अभी भी हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग है, और उसका अमाउंट है कितना? 629 बिलियन डॉलर। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर मान लो ये सारे लोन कल को ही भारत के ऊपर ड्यू हो जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? मान लो ये सारे लोन जो है 629 बिलियन डॉलर, ये कल को ही सारे भारत के ऊपर अगर ड्यू हो जाएं तो फिर भारत का क्या होगा? भारत का क्या होगा? तो इंडिया विल बिकम, ठीक है, दिवालिया हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा सिर्फ 615 बिलियन डॉलर है, तिजोरी खाली भी क्या, उसके बाद भी कम पड़ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग जो लोन है 629 बिलियन डॉलर, साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है। तो क्या हम कंफर्टेबल हैं एक्सटर्नल फ्रंट पे? यस और नो? क्या हम एक्सटर्नल फ्रंट पे कंफर्टेबल हैं? नहीं। सिर्फ ये देख करके कि भारत का रिजर्व जो है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंत भला तो सब भला। स्टिल प्रॉब्लम्स आर देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर। लेट अस नाउ एनालाइज, दिस इज व्हाट इज द की, इज द की। अब यहां पे इसको क्या करना होगा? बेस्ट तरीका क्या होगा? अच्छा, जितने भी देश है ना हमारे एशिया के आसपास, सबका हाल यही है, ये निगेटिव है, एक्सेप्ट फॉर चाइना। चाइना इज द ओनली कंट्री whose exports are more than import, यानी पॉजिटिव है। तो फिर क्या होगा? चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा? वो बढ़ रहा है। क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी शुरू से ही रही है वो रही है ट्रेड ओरिएंटेड, ट्रेड ओरिएंटेड। तो वेयर इज द सोल्यूशन? बेस्ट तरीका क्या होगा? तो इसको निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव कन्वर्ट करना। तो दो तरीका हो सकता है, या तो आप इसको कम करें या इसको बढ़ाएं। दो तरीका हो सकता है, या तो इंपोर्ट को कम करें या एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, यही हो सकता है ना। अब इंपोर्ट कम करने का मतलब ये नहीं कि पुटिंग अ बैन ऑन इंपोर्ट, नहीं, इंपोर्ट पे बैन नहीं करना, बल्कि यहां पे आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी आयात प्रतिस्थापन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि इंपोर्ट को बैन नहीं करना, बल्कि लेट अस स्टार्ट मेकिंग दो थिंग्स इन कंट्री विच वी आर इंपोर्टिंग, यानी हम अपने देश में उन सब चीजों को बनाना शुरू कर दें जिसका हम आयात करते हैं। जिससे क्या होगा? इंपोर्ट पे हमारी निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा भंडार की सेविंग होगी। ओके। और सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट को क्या करना? प्रमोट करना। तो आपके हिसाब से दोनों में कौन सा बेहतर है? आपके हिसाब से दोनों में कौन सा बेहतर है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या एक्सपोर्ट प्रमोशन? कोई एक बताओ। दोनों हो तब तो सोने में सुहागा हो। आपके हिसाब से हमारी रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? फर्स्ट और सेकंड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो दोनों हो तो सबसे अच्छा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेहतर कौन सा होगा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या एक्सपोर्ट प्रमोशन? तो सबका अपना अपना व्यू है। ओके। इंडिया की पॉलिसी रही है शुरू के 40 साल 1951 टू 1991, इट वाज ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, एंड इट वाज इंडीड अ रॉन्ग पॉलिसी। ये एक गलत पॉलिसी थी, क्योंकि शुरू के 40 साल हमने कभी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन पे काम किया ही नहीं। 1991 में या 1990 की बात करें, इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स्ड। तो रातों रात इतनी बड़ी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर सकती है। उसके पीछे बहुत सारी गलत पॉलिसियां रिस्पॉन्सिबल थी, जिसमें एक ये भी था, ये भी था कारण इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि हम अपने कंट्री में उन सब चीजों को बनाएं जिसका हम इंपोर्ट करते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जबकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास नहीं था। 51 टू 91 इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडिया। हमने कभी भी उस पीरियड में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात नहीं की।
क्योंकि जो पॉलिसी मेकर पास के थे उन्हें ना तो अपने ऊपर भरोसा था ना अपने इकोनॉमी पे भरोसा था, दे लैक कॉन्फिडेंस। क्योंकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू compete विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द ग्लोबल मार्केट। दुनिया के अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करना पड़ेगा, और हम ये मानते थे इतनी क्षमता में नहीं है, तो बेटर टू गो फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास चाहिए टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास था ही नहीं। 51 to 91 हमने अपने देश में कोई भी एक ऐसा चीज नहीं बनाया जिसका हम इंपोर्ट करते थे। इट वॉज अ फ्लॉप शो 51 to 91। अगेन आई रिपीट, हमने अपने देश में कोई भी ऐसा चीज नहीं बनाया जिसका हम इंपोर्ट करते थे, एक्सेप्ट फॉर वन। हमें सिर्फ एक सफलता मिली। कैन एनीवन राइट? हमें सिर्फ एक ही सफलता मिली। 51 to 91, only one area was there. Yes, Satyajit, you are 100% correct. It's a green revolution, Harit Kranti. That was the only success. Because prior to green revolution, India used to be an importing country, और पोस्ट आपका जो है हम लोग एक्सपोर्टिंग में कन्वर्ट हो गए। एकमात्र सफलता तो हुआ क्या, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो फ्लॉप कर गया और एक्सपोर्ट को हमने कभी प्रमोट किया ही नहीं, और नतीजा 1990 में इकोनॉमी कोलैप्स कर गया। देन केम रिफॉर्म, बहुत सारे थे इश्यूज के निशान। तो देन केम, देखो एक मैं बात कर रहा हूं, जो विकसित देश हैं उनकी टेक्नोलॉजी हमेशा बेहतर ही है, तो उन्होंने जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया तो वो सफल रहा। एक मैं उदाहरण समझा रहा हूं, देखो इंडिया एक समय था कि जूट का मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर था। जूट जब डिवीजन हुआ कंट्री का, वो पाकिस्तान में गया, और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ वो बांग्लादेश में चला गया। अब बांग्लादेश के पास जो हमारा बॉर्डर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सरकार की गलत नीति के कारण सारे जूट इंडस्ट्री बंद हो गए, सारे इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में बंद है, बहुत बुरे हाल में पहुंच गया है। बांग्लादेश काफी अच्छा कर रहा है। तो जूट हम एक्सपोर्ट करते थे, जूट से विकसित देश क्या बनाते थे, तो बोरियां बनाते थे, कारपेट दरी बनाते थे, रस्सियां बनाते थे, तो बहुत ज्यादा डिमांड था। लेकिन उन्होंने इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, जैसे नायलन और प्लास्टिक के बैग बनने शुरू हो गए, नायलन की रस्सी बननी शुरू हो गई। वो देखा है कारपेट वगैरह आजकल नायलन का भी आता है, जिसको कहते हैं वॉशेबल, यानी आप आराम से धो सकते हो। तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, दे रिमेन सक्सेसफुल, बट वी फेल। तो 1990 में इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, और उसके पीछे a number of policy were there, and one of them was this poor policy. खैर तब रिफॉर्म आया, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या जो रिफॉर्म है, उसमें सबसे बड़ा खूबी क्या था कि ये जो दोनों व्यक्ति थे, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, ये दोनों व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति थे। इन्हें अपने ऊपर और अपने इकोनॉमी के ऊपर भरोसा था कि यस वी कैन ऑल्सो compete विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के अन्य देशों से भी मुकाबला कर सकते हैं, इतनी हमें पोटेंशियल है। यानी हमारी जो सोच है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो गई, और हमने फिर जो रिफॉर्म है, रिफॉर्म का मतलब आपको पता ही है, टू गिव अप द ओल्ड पॉलिसी कंप्लीटली एंड कम्स आउट विथ अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन। तो हमने फिर इसको गिव अप करके, और 91 से हमने जो है किसको अपनाया है, सिंस 91 हमने अपनाया है एक्सपोर्ट प्रमोशन, और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। काफी हद तक सफल है, और पिछले 32 साल में इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है बहुत तेजी से बढ़ा है। वी हैव बिकम वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर, और वो इंक्रीज हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज इन द मीन टाइम इंपोर्ट ऑफ गुड्स ये ज्यादा तेजी से बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। सिर्फ अगर हम एक्सपोर्ट सेक्टर को देखें तो यहां हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा है पिछले 32 साल में, एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंपोर्ट ऑफ ग्रोथ जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ा है, यानी प्रॉब्लम अभी भी हमारा है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स बढ़ने के पीछे मेन कारण क्या है, तो 3 चीजों का इंपोर्ट, ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट ऑफ 3 थिंग्स, इसने जो है हमारी कमर तोड़ दी है। फर्स्ट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, सेकेंड इज कॉल्ड कोल, और थर्ड इज कॉल्ड गोल्ड, तीसरा आपका गोल्ड। ये 3 हमारे इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्रूड ऑयल की बात करें, कच्चा तेल,
विदाउट क्रूड ऑयल कंट्री कैन नॉट बी रन, पता है आपको? बिना कच्चे तेल का देश नहीं चलेगा, यह भी पता है। और अभी भी भारत जो है अपने कुल रिक्वायरमेंट का 80% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। 80 से थोड़ा कम हुआ है, 80% ले लो। उसके पीछे कारण क्या है कि इंडिया के जो ऑयल वेल्स हैं वो हार्डली 4-5 हैं, वो पुराने हो गए हैं, उनसे प्रोडक्शन कम हो गया है, और कंट्री का जो कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इंडिया की पॉलिसी जो है यहां बहुत अच्छी है। इंडिया नॉट बाइंग फ्रॉम अ सिंगल कंट्री, किसी एक देश से कभी भी नहीं खरीदता है। उसने अपना कोटा ऑलमोस्ट हर एक कंट्री को क्या किया है, बांट दिया है। और इंडिया की जो प्रेजेंट की सरकार है इस मामले में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कहती है कि कंट्री फर्स्ट, देश फर्स्ट। जो सस्ता देगा, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे होंगे, उससे ज्यादा खरीदेगा। आपको पता ही है कि यूक्रेन वॉर से पहले हम रशिया से नहीं खरीदते थे, और अब रशिया से हमने जो है करीब 45 से 50% रशिया से खरीदा है। तो डाइवर्सिफाइड। और पहले गल्फ से खरीदते थे, लेकिन गल्फ में भी किसी एक कंट्री से हम लोग कभी नहीं खरीदते थे। इट वॉज अ गुड पॉलिसी। क्यों गुड पॉलिसी? क्योंकि गल्फ के जो देश हैं बड़ा वहां पे अनस्टेबल हैं। कब सीरिया और यमन हो जाए पता नहीं। पता चला किसी एक कंट्री से आप सारा खरीद रहे हैं और वहां पे प्रॉब्लम हो गया तो तेल का सप्लाई रुक गया तो देश रुक जाएगा। आपके शहर का अगर पेट्रोल पंप का 2 दिन स्ट्राइक हो जाए तो शहर का चक्का जाम हो जाता है, और अगर इंपोर्ट रुक जाए तो देश रुक जाएगा। तो अभी भी हमारी समस्या है। सेकेंड इज कॉल्ड कोल। जैसे बिना कच्चे तेल के देश नहीं चलेगा, बिना कोयले के भी देश नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे कोयले का क्या इस्तेमाल है? कोयले का तो कोई यूज होता नहीं है। नहीं, अभी इस साल का इकोनॉमिक सर्वे वो रिपोर्ट करता है कि भारत में जो बिजली बनती है अभी भी 55%, 55% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कोल। कोयले के इस्तेमाल करके बिजली बनती है 55%। एंड वी हैव बिकम द 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल। इंडिया में भी बहुत सारे कोल माइंस हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ द कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया दे आर नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो हम इंपोर्ट करते हैं। अब कच्चा तेल और कोयला, क्या बिना इसके कंट्री चलेगा, हाँ या ना? ये बता दो। विदाउट कोल कंट्री कैन नॉट बी रन, विदाउट क्रूड ऑयल कंट्री नॉट बी रन। तो वेयर इज द सोल्यूशन? वेयर इज द सोल्यूशन? और यह भी आपको पता होगा कि कच्चे तेल का दाम जो है हमेशा बढ़ता घटता रहता है। अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, जो हुआ था यूक्रेन की लड़ाई के बाद, तो भारत का इंपोर्ट का बिल क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि क्वांटिटी टू बी इंपोर्टेड इट कैन नॉट बी कट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। बेस्ट तरीका है इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना, इसका विकल्प ढूंढना, टू फाइंड न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहां पे आई एम नॉट कंफर्टेबल, आप मुझसे बेहतर जानते हो, जैसे सोलर एनर्जी, देन न्यूक्लियर एनर्जी, देन बायोफ्यूल, देन पता नहीं इथेनॉल का कंसेप्ट है, देन ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसका विकल्प ढूंढना होगा के पास है। एंड व्हाट आर द, अब आइए गोल्ड की बात करें। गोल्ड की बात करें। अब ये गोल्ड जो है, इन दोनों का तो समाधान किसके पास है? साइंस के पास है। अब यहां पे कुछ लोग सोचते हैं कि बिना क्रूड ऑयल के देश नहीं चलेगा, बिना कोल के देश नहीं चलेगा, लेकिन बिना गोल्ड के तो देश चलेगा। बिना गोल्ड के तो देश चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब गोल्ड की मैं थोड़ी कहानी बताता हूं। अब जैसे गोल्ड को लेकर के बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का जो डिमांड है वो इंडिया में ही है। पहले चाइना और इंडिया नेक टू नेक थे। गोल्ड का डिमांड सबसे ज्यादा इंडिया में है, और गोल्ड का जो सप्लाई है इंडिया में वो है 0। यानी हम गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करते। डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा और सप्लाई 0। एक हमारे देश में एक खान था, कोलार कर्नाटका, सुना होगा, लेकिन अब वो बंद हो गया है। इट बिकेम सो डीप, शायद एग्जॉस्ट हो गया है, तो अब वहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। दूसरा, पर एनम, जरा देखो, पर एनम गोल्ड इंडस्ट्री को कितना गोल्ड चाहिए? पर एनम जो हमारा गोल्ड इंडस्ट्री है, गोल्ड इंडस्ट्री जो है, उसे चाहिए 800 से 900 मीट्रिक टन। 900 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन जो है
वो करीब 1000 किलो होता है, करीब नहीं, एग्जैक्ट 1000 किलो। तो गोल्ड इंडस्ट्री को पर एनम हर एक साल 800 से 900 मीट्रिक टन क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए। और कंट्री में गोल्ड का जो है सप्लाई जीरो है। एक जैसे अभी अब एक जगह है, थोड़ा बताओ बिहार में कि झारखंड में, जमुई, जमुई आओ बिहार में है, जमुई जो है बिहार में है। आप में से कोई जम्मू का है? वहां पे गोल्ड माइन मिला है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 1000 मीट्रिक टन है, 1000 मीट्रिक टन है। यानी हार्डली वो हमारे एक साल के जरूरत को पूरा कर सकते हो। थैंक यू, बिहार में ही है। जमुई का कोई होगा नहीं, होगा भी तो चला गया सुन के कि गोल्ड का खान मिला नहीं। तो जमुई में तो उसकी कैपेसिटी जो है वो है 1000 मीट्रिक टन, जो कि मुश्किल से एक साल के आसपास जो है वो आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इधर सुना होगा लास्ट टू लास्ट ईयर कि यूपी में भी एक जगह है, उसका नाम है, जहां पे मिला था, बहुत शोर हुआ था, नाम बताओ कुछ, 100 से है, सोनभद्र। यस, ठीक है, पंकज ने से कहा सोनभद्र की चर्चा हुई थी। सोनभद्र में गोल्ड का बहुत बड़ा खान है, लेकिन बाद में पता चला कि उस माइन की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 231 मीट्रिक टन है। 231 मीट्रिक टन का मतलब 3 महीना से ज्यादा। यानी भारत में गोल्ड का सप्लाई नहीं के बराबर है। और डिमांड कितना है? तो डिमांड है 800 से 900 मीट्रिक टन। हर एक साल हमारे गोल्ड इंडस्ट्री को कितना चाहिए? ये हमारा इतना चाहिए। और ये जो है गोल्ड सारा कहां से आता है? ये हम खरीदते हैं कहां से? तो इंटरनेशनल मार्केट से, अंतरराष्ट्रीय बाजार से, इंटरनेशनल मार्केट से। ये सारा जो है हमारा इंपोर्ट का हिस्सा होता है, सारा हमारा इंपोर्ट होता है। तो गोल्ड का जो इंपोर्ट का बिल है वो बहुत ज्यादा है। यानी गोल्ड इंडस्ट्री को जो गोल्ड सप्लाई होता है ना, वो सारा इंपोर्ट के थ्रू। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपने देखा होगा गोल्ड का प्राइस हमेशा क्या होता है, बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है, तो यहां पे फिर क्वेश्चन आपके, चूंकि गोल्ड का इंपोर्ट का बिल बहुत ज्यादा है, 1 मीट्रिक टन, सोचो 10 ग्राम सोने की कीमत जो 60,000 है, तो 1000 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन जो है वो 1000 किलो है। तो 800 से 900 मीट्रिक टन गोल्ड का जो प्राइस है वो कितना ज्यादा है। ये 3 चीजें हैं जिसका जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन उठता है कि बिना क्रूड ऑयल के तो कंट्री चलेगा नहीं, बिना कोल के कंट्री नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। हाँ, सॉल्यूशन क्या है? लेट अस फाइंड इस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लेकिन क्या बिना गोल्ड के कंट्री चलेगा? अगर मान लो देश का विदेशी मुद्रा भंडार पे दबाव है, और तो क्या उस केस में हम गोल्ड के इंपोर्ट पे भी बैन लगा सकते हैं? क्योंकि बिना गोल्ड के तो कंट्री चलेगा। बिना गोल्ड के कैन द कंट्री बी रन? आंसर इज यस। तो क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, ऑनलाइन पीपल, कैन वी पुट अ बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड? शुड गोल्ड बी सप्लाई टू द गोल्ड इंडस्ट्री बी सस्पेंडेड? ऐसा है, हाँ या ना? नहीं। ठीक है, आपने कहा नहीं। देखो, ये कहना आपका सही है, ये कहना आपका सही है कि विदाउट गोल्ड कंट्री कैन बी रन, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम गोल्ड के इंपोर्ट को बैन करते हैं ना, तो एक वर्ड है, इट विल हार्म मोर देन गुड। यानी इससे नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम होगा। देखो क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है। अब 2 वर्ड तो सबको पता है, 2 वर्ड सबको पता है। पहला एक्सपोर्ट, दूसरा है इंपोर्ट, ये भी सबको पता है। और तीसरा जो कम लोग पता है, दिस इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट, ENTREPOT, एंट्री पोर्ट। शायद पता नहीं, सुना कि नहीं सुना है। एंट्री पोर्ट में क्या होता है? इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। यानी पहले हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, और फिर उस पर काम करने के बाद हम उसको दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे अहम है गोल्ड। गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंडस्ट्री को गोल्ड सप्लाई होता है। गोल्ड इंडस्ट्री, ये तो आपको पता ही होगा कि गोल्ड जो हम इंपोर्ट करते हैं वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब 24 कैरेट, और 24 कैरेट से ज्वेलरी नहीं बनेगा। अब डिग्री ऑफ प्योरिटी को कम किया जाता है। तो गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उस गोल्ड को हम सप्लाई करते हैं किसको? गोल्ड इंडस्ट्री को। अब गोल्ड इंडस्ट्री जो है, पहले आप ही बता दो, ये जो गोल्ड से ज्वेलरी जो बनाया जाता है, ये जो काम है, ये किस तरह का काम है? मशीन वर्क है या लेबर वर्क है? मतलब लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। गोल्ड से जो ज्वेलरी बनता है लेबर है,
और भारत का जो फ्यूचर है रोजगार क्रिएट करने में, वो लेबर इंडस्ट्री। तो गोल्ड इंडस्ट्री क्या करता है कि मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, ये तो पता ही होगा। और उसके बाद गोल्ड को हम लोग ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं। एक हिस्सा देश के भीतर सप्लाई होता है और रेस्ट ऑफ देम उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ा हिस्सा निर्यात होता है। और भारत में बना हुआ जो ज्वेलरी है उसकी पूरी दुनिया में मांग है, पूरी दुनिया में मांग है। आप चले जाओ गल्फ के किसी भी देश में, किसी भी शहर में, जितने भी भारत के बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं सबका आउटलेट है, बड़े बड़े, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि गल्फ के लोगों के बीच में ये सब पहनने का बहुत शौक है। उन लोगों को जो है बहुत शौक है। अरे होगा क्यों नहीं, जेब में जब पैसा आता है तो ऐसे शौक आ जाता है। उनके पास पैसे की क्या कमी है। तो एक ही हिस्सा घरेलू बाजार में सप्लाई होता है, रेस्ट दे आर एक्सपोर्टेड। तो एंट्री पोर्ट, अब इससे क्या है कि हमारा अर्निंग बहुत ज्यादा है। भारत का जो टोटल 5 यानी 5वां एक्सपोर्ट अर्निंग में इसी का शेयर है। एंट्री पोर्ट एक ये हो गया। एक आपका जो है दूसरा है एंट्री पोर्ट का ऑयल प्रोडक्ट्स। ऑयल प्रोडक्ट हम लोग कच्चा तेल आयात करते हैं, नो डाउट। फिर उससे बहुत सारी चीज बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, पेट्रोल में भी कई सारी क्वालिटी है, गैसोलीन बनाते हैं। और इसके अलावा बहुत तरह के ऑयल प्रोडक्ट और भी हैं, जैसे ग्रीज हो गया, मोबिल हो गया। तो ऑयल प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर हम उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। सबसे तो इंटरेस्टिंग जो इस बार फैक्ट आया है, आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम जो था वो था $80 पर बैरल। एक बैरल होता है 159 लीटर, 159 लीटर। तो $80 पर बैरल उसका प्राइस था। लेकिन लड़ाई के अगले महीने तक वो पहुंच गया $120 पे, सीधा 50% जम कर गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये सही नहीं था, क्योंकि उतना ही क्रूड ऑयल के लिए हमें अब बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, हमारे रिजर्व पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन रशिया ने हमें हेल्प किया। रशिया ने कहा कि ठीक है, हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे देंगे, यानी पर डॉलर 35 से 40 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया, जिससे हमारा लॉस मेकअप हो गया। लेकिन एक चीज और, जो क्रूड ऑयल हम गल्फ से खरीदते हैं और जो क्रूड ऑयल हम रशिया से खरीदते हैं, दोनों के क्वालिटी में अंतर है। रशिया वाला जो क्रूड है उसको कहते हैं ब्रेंट, ब्रेंट क्रूड, जिसकी क्वालिटी गल्फ से बेहतर है, गल्फ से बेहतर है। यह भी आपको पता होगा कि रशिया के पीछे साइड नक्शा देख लेना, पूरे यूरोप के देश हैं जिनको पाइपलाइन से रशिया सप्लाई करता है, वही ब्रेंट। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल हमने तो खरीद लिया, अब रिफाइनरी जो है गल्फ से जो तेल आता है उसकी रिफाइनरी अलग होती है और रशिया वाले की अलग होती है। तो क्या हमारे पास वो रिफाइनरी था? तो संजोग से था। अगर आपको याद हो, सेकेंड 5 ईयर प्लान, भारत में उद्योग धंधे लगा के हेवी इंडस्ट्री, किसके सहायता से? तो विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो रशिया ने गुजरात में जो लगाया था क्रूड ऑयल का जो है रिफाइनरी जो है वो ब्रेंट के लिए लगाया था, वो हमारे काम आ गया, काम आ गया, वो हमारे काम आ गया। तो ठीक है, रशिया से हमने सस्ता तो खरीदा, लेकिन भारत सरकार ने इसका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचाया, आम लोगों तक नहीं पहुंचाया। यानी भारत के भीतर पेट्रोल डीजल का दाम नहीं घटा, तो आखिर उसका हुआ क्या सस्ते तेल का? ये लोग जो गुजराती हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सही में बिजनेसमैन हैं। देखो इन्होंने क्या किया, 2 काम किया। एक तो उससे रिजर्व बनाया, रिजर्व बनाती है ना इन केस ऑफ इमरजेंसी, रिजर्व बनाती है। अब कहां बनाई, नहीं बनाई, कितना कैपेसिटी है, ये सब पब्लिक को तो नहीं बताया जाएगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि देश में बहुत खतरा है। एक माचिस भी जला के डाल देगा तो फिर समझ सकते हो क्या होगा। और दूसरा, भारत सरकार ने जो रशियन क्रूड ऑयल था उसको क्या किया, रिफाइन किया, ऑयल प्रोडक्ट बनाए और यूरोप को एक्सपोर्ट किया, पूरा यूरोप को एक्सपोर्ट किया। और देखते देखते इंडिया जो है यूरोप को तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। अब ये खबर जैसे ही आई, सऊदी अरब और जितने भी गल्फ के देश हैं वो शॉक में आ गए कि ये देश खुद क्या करता है, कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, और ये जो है यूरोप को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। तो ये जो है ढेर सारा इंडिया ने पैसा कमाया। अब भारत को देखते हुए पाकिस्तान ने भी तय किया
कि पाकिस्तान भी रशिया से क्या करेगा, सस्ता तेल खरीदेगा, जबकि रशियन पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। कारण बहुत सिंपल है, रशिया ने जब अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था 79 में, 1979 में, तो अमेरिका ने पाकिस्तानियों को पैसा दिया था, उनके फौज को, और पाकिस्तान के जो इनोसेंट लोग थे उनको ट्रेन करके और रशिया से लड़ाई के लिए उसको अफगानिस्तान में भेजा गया था। तो वो पसंद नहीं करते हैं पाकिस्तानी को। लेकिन फिर भी जरा देखो इन दोनों का, भारत की जो विदेश नीति है और रशिया की, उसने एग्री हो गया, ठीक है हम देंगे। अब पाकिस्तान ने तो खरीद लिया, लेकिन पाकिस्तान के पास ब्रेंट क्रूड को रिफाइन करने का वो मशीन ही नहीं है, वो उसका रिफाइनरी है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, तब उसको भेजा गया, उस जहाज को भेजा गया दुबई। दुबई से वो आया गुजरात, गुजरात में रिफाइन हुआ, फिर दुबई गया, फिर वहां से पाकिस्तान गया। पाकिस्तान का जो कुल लागत है वो गल्फ से ज्यादा पड़ गया। और इस दौरान भारत के तेल कंपनियों ने भी पर बैरल $17 कमाया। ठीक है, इसको कहते हैं बिजनेस करना। और निश्चित रूप से गुजरात के लोगों को तो श्रेय जाता है। आई होप समझ में आ गया। आपदा में अवसर, बिल्कुल पंकज सही बोल रहे हो। तो अगर हम देखिए, अगर हम गोल्ड के इंपोर्ट को बंद करते हैं तो इट विल हार्म मोर देन गुड। पहला क्या है, इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट की कमाई कम हो जाएगी। दूसरा, गोल्ड इंडस्ट्री जो लेबर इंटेंसिव है, तो वो क्या होगा, मिलियंस ऑफ वर्कर को जॉब देता है, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा, एक अलग, जो आप पहले लिख चुके हो, एक अलग ही बिजनेस क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं गोल्ड की स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, जो काफी कॉमन था 70-80 के दशक में। इसलिए बिना गोल्ड के कंट्री तो चलेगा, लेकिन गोल्ड के इंपोर्ट को हम बंद नहीं कर सकते। अगर हम बंद करेंगे तो फायदा एक, नुकसान अनेक होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर।